हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, गरीब रथ बैच का ये एक नया वीडियो है। ये वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मैथ का, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन पहला है आज का कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो कोण a का यानी कि a का जो है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार जो है पूछ चुका है 2 नंबर में। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्वेश्चन है कि sin 3a का मान दिया हुआ है cos a माइनस 26 डिग्री, जहाँ पर ये 3a जो है ये एक न्यून कोण है, तो a का मान हमको निकालना है। चलिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले लिखेंगे हल। देखिए लिखा क्या है यहाँ पे, sin 3a का मान दिया है cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, cos a माइनस 26 डिग्री दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, sin 3a जो लिखा हुआ है sin 3a, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे cos 90 माइनस 3a, cos 90 माइनस 3a। क्यों लिखेंगे? देखिए, एक सूत्र है cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा। ठीक है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। तो यहाँ भी वही इस्तेमाल किए हैं। यहाँ sin थीटा, इसको पूरा को हम थीटा पढ़ेंगे, पूरे को थीटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो sin थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा। इसको थीटा पढ़ रहे हैं 3a को, तो sin थीटा को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो sin थीटा ही होगा। ठीक है, और उस पार में जो cos a माइनस 26 डिग्री है, 26 डिग्री यहाँ पर होगा। ठीक है, a माइनस 26 डिग्री वो जैसे है वैसे रहने देंगे, इसको हम cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये cos जो है पूरे के साथ गुना में है, और ये cos जो है पूरे के साथ गुना में है। अगर इस cos को हम बराबर को उस पार ले जाते हैं तो बट्टा के नीचे आ जाएगा, या फिर उस cos को बराबर के इस पार लाते हैं तो बट्टा के नीचे आएगा, क्योंकि गुना में है ना। तो हम cos से cos को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि जब ये cos नीचे आएगा यानी कि बराबर किस पार आएगा तो बट्टा के नीचे आ जाएगा, फिर cos से cos कट सकता है। ठीक है, इसीलिए हम इधर और उधर दोनों को हम दोनों साइड में ही ख़त्म कर देते हैं। कट गया, इधर क्या बच गया? इधर बच गया 90 माइनस 3a बराबर इधर है a माइनस 26 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए, माइनस में 3a इधर है, उधर से a वाले को इधर खींच के लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा a, माइनस में आ जाएगा a। ठीक है, और बिना a वाला पहले से है माइनस में 26 पहले से है, और 90 को उस पार हकेलेंगे तो माइनस में 90। यानी कि यहाँ पर क्या किए हैं, a वाले को कर दिए हैं एक तरफ, बिना a वाले को कर दिए हैं एक तरफ, क्योंकि हमको a का मान निकालना है, a का मान निकालना है। इसीलिए a वाले को कर दिए एक तरफ, तो ये 3a तो पहले से है माइनस में, इसी पार है, उस पार से a को खींच के लाए इस पार, तो प्लस में था तो हो गया माइनस में। बराबर के दूसरे तरफ माइनस में 26 जो कि बिना a वाला है उसको दूसरे साइड रखना है, तो ये पहले से उस तरफ है माइनस 26, और इधर से 90 को उस पार ढकेले हैं तो प्लस में था तो माइनस में हो गया है। ठीक है, अब इधर में देखिए, माइनस में 3 गो a, माइनस में सीधा एगो a, तो माइनस में हो जाएगा इधर 4 गो a, और उधर में है माइनस 90 और माइनस 26, दोनों को ऐड कर लेंगे तो माइनस में 116 हो जाएगा, माइनस में 116 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो a का मान हमारा हो जाएगा 116, और ये 4 गुना में है a के साथ, इधर आएगा तो बट्टा के नीचे हो जाएगा। 4 दूना 8 और 3 6, 4 नंबर 36, यानी a का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 29 डिग्री। ठीक है, तो इस सवाल में a का मान जो है निकल गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। इस साल के लिए भी MVBI क्वेश्चन है, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल जो है समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे VBI एपिसोड का। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए बिंदु A जिसका निर्देशांक 2,3 है,
बी जिसका निर्देशांक 4, है और सी जिसका निर्देशांक 6, -3 है। इन तीनों बिंदु में से के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु संरेखी बिंदु है। ठीक है, इसमें से के का मान क्या होगा, यदि ये तीनों बिंदु संरेखी है तब इसमें से के का मान हमको निकालना है। और ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में लगभग हर साल जो है ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत VVI है, इसको रट लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जैसे भी कीजिए, लेकिन इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पर 3 बिंदु दे रखा है, कह रहा है कि ये तीनों बिंदु अगर संरेखीय है तो इसमें से जो एक बिंदु में के का मान है, माने के जो लिखा हुआ है एक बिंदु के निर्देशांक में, इस के जगह पर क्या होगा, उस के का मान आपको निकालना है यदि ये तीनों बिंदु संरेखीय है। देखिए आपको हम एक पॉइंट बताते हैं, संरेखीय बिंदु में जो होता है, संरेखीय बिंदु जानते हैं किसे कहते हैं, नहीं जानते तो देखिए, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो तो उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो उसी बिंदु को हम संरेखीय बिंदु कहते हैं। उस तीनों बिंदु को हम क्या कहेंगे, संरेखीय बिंदु कहते हैं। और देखिए संरेखीय बिंदु जब होता है तो उसमें त्रिभुज का, यानी देखिए 3 बिंदु से त्रिभुज का भी निर्माण होता है और यहाँ भी 3 बिंदु है ना। अब बताइए 3 बिंदु से त्रिभुज बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 0 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी जो होता है संरेखीय बिंदु में वो 0 होता है, यानी कि कुछ नहीं निकलता है। तो ये तीनों बिंदु संरेखीय है, इसका मतलब इन तीनों बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब कुछ नहीं आएगा। तो संरेखीय बिंदु में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 0 होता है, याद रखिएगा ये बात। तो यहाँ भी ये 3 बिंदु संरेखीय दे रखा है, इसका मतलब इन तीनों बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, मतलब 0 आएगा। संरेखीय बिंदु में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 3 बिंदु यहाँ दे रखा है, बिंदु ए का निर्देशांक 2, 3, बी का निर्देशांक 4, के और सी का निर्देशांक 6, -3। तो तीनों बिंदु में से एक बिंदु को मान लेते हैं, एक बिंदु का जो निर्देशांक है उसको मान लेते हैं x1, ठीक है, और y1, ठीक है। दूसरा बिंदु का जो निर्देशांक है इसको मान लेते हैं x2 और y2, और तीसरा बिंदु का जो निर्देशांक है इसमें x3 और y3, क्योंकि हर एक बिंदु के निर्देशांक में एक मान x का होता है और एक मान y का होता है। ठीक है, यानी xy यहाँ भी है, xy यहाँ भी है और xy वहाँ भी है। तो तीनों जगह को अलग अलग बांट दिए हैं। यहाँ पर जो xy है इसको 1 1 कर देंगे और यहाँ पर जो xy है उसको 2 2 कर देंगे, यहाँ वाले को 3 3, यानी x1 y1, x2 y2, x3 y3। क्लियर है, और यही सब यहाँ लिख लेंगे हम। ठीक है, ये आपको मने मने मान लेना है, लिखना नहीं है। चलिए x1 ठीक है, x2 और x3, ठीक है, यहाँ पे y1, y2 और y3 तीनों मान हम यहाँ से लिख लेते हैं। देखिए x1 का मान हो गया 2, y1 का मान हो गया 3, x2 का मान हो गया 4, y2 का मान हो गया k, x3 का मान हो गया 6, y3 का मान हो गया -3। ठीक है, ये लिख लिए हम सवाल में से x1 y1 x2 y2 x3 y3। तब लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि जब बिंदु संरेखी हो तब, जब बिंदु संरेखी हो तब, जब बिंदु संरेखी हो तब क्या होता है, तब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर 0 होता है। ये बात तो अभी हम आपको बताए हैं कि जब बिंदु संरेखीय है तो उसमें त्रिभुज का एरिया नहीं बनता है, यानी कि कुछ नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी तीनों बिंदु संरेखीय है तो इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, 3 बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 जोड़ x2 इंटू y3 माइनस y1 जोड़ x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ब्रैकेट बंद बराबर 0, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फार्मूला है और इस सब के बराबर क्या आएगा, 0, क्योंकि तीनों बिंदु संरेखीय है इसीलिए सब के बराबर 0 आएगा। ठीक है, चलिए 1/2 इंटू x1 का मान हो गया 2, ध्यान से इस सब मान को हम रखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है सब मान। x1 का मान हो गया 2, y2 का मान हो गया k, तो k माइनस में
y3 का मान हो गया -3। देखिए ये फार्मूले से माइनस है और y3 का मान भी माइनस में है, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। y3 का मान 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट बंद। उसके बाद प्लस x2, तो x2 का मान है 4, तो 4 इंटू y3 का मान है -3 माइनस y1 का मान है 3, ठीक है, प्लस x3 का मान है 6 इंटू y1 का मान है 3 माइनस y2, तो y2 का मान है k, ब्रैकेट बंद, मध्यम ब्रैकेट भी बंद, बराबर 0। चलिए अब देखिए इसको जो हम उस पार ले जाएंगे, ये जो है ना 1/2 इसको उस पार ले जाते हैं, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा। देखिए 2 अंदर में हम जोड़ने वाले, मतलब जोड़ नहीं हो सकता है अंदर में, क्योंकि k + 3 है और k में 3 जो जुटेगा नहीं, तो 2 को हुल्का देंगे, 2 हुल्केगा, k में गुना होगा 2 से, तो 2k, ठीक है, प्लस 2 तिहाई हो जाएगा 6, प्लस ये देखिए अंदर में घटाव करने वाला है, मतलब -3 -6 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गुना में, ये 4 गुना में है तो 4 गुना अंदर में हो गया -6, ठीक है। फिर प्लस 6 है और अंदर में है k, मतलब 3 - k है, तो k में से 3 जो है न जुड़ सकता है न घट सकता है, तो 6 को हुल्काना पड़ेगा, 6 3 हो जाएगा 18 -6 में k से 6k, ठीक है। और इस सब के बराबर 0 है। और इधर से 1/2 जो जाएगा उस पार, तो देखिए बट्टा के नीचे 2 है तो ये 2 गुना में आ जाएगा, और 1 जो है ऊपर में है गुना में, तो वो बट्टा के नीचे आ जाएगा। तो बट्टा के नीचे तो 1 वैसे भी रहबे करता है, तो 1 को हटाइए, सीधे ये नीचे से 2 चला गया तो गुना में चला गया, 0 गुने 2 हो गया। क्लियर है। अब देखिए इधर में है 2k, ठीक है, प्लस 6, ठीक है, 2k प्लस 6 प्लस में यहाँ पर गुना करेंगे तो +4 में -6 से गुना होगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 6 चौका 24, ठीक है, प्लस में 18 और माइनस में 6k, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए -6k में से +2k चला गया तो माइनस में 4k बचेगा, ठीक है। और देखिए 18 और 6 24 हो गया, और इधर 24 है, मतलब 18 और 6 24 प्लस में और माइनस में 24 है, तो क्या हो जाएगा, पूरे 0 हो जाएगा, ये सब मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0 लिखने से कोई फायदा नहीं है, प्लस माइनस में बराबर 0, तो k का मान हमारा हो जाएगा 0 जेना कहते हैं ना, और ये -4 k के साथ गुना में है ना, तो ये इधर आ जाएगा तो बट्टा के नीचे आएगा -4, तो k का मान जो हो जाएगा वो सीधे 0/-4 बराबर 0 ही होगा, यानी कि k का मान कितना निकल गया 0, ठीक है। k का मान निकल गया 0, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर k का मान जो आएगा वो 0 आएगा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फार्मूला जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x प्लस में 3 बराबर 0, ये एक समीकरण है, 2 घात वाला समीकरण है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक पावर 2 है, यानी कि घात सबसे अधिक 2 है, तो ये द्विघातीय समीकरण है। इस द्विघातीय समीकरण का गुणनखंड द्वारा मूल ज्ञात करना है, मूल कहते हैं शून्यक को, ठीक है। तो इस द्विघात समीकरण का मूल निकालना है, लेकिन किसके द्वारा निकालना है, तो गुणनखंड के द्वारा, गुणनखंड विधि से इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। मूल कहते हैं शून्यक को। बड़ा VVI क्वेश्चन है और कई बार जो है 2 नंबर में आ चुका है क्वेश्चन ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भी, लगभग हर साल जो है ये क्वेश्चन भी आता है। ये सब कॉमन चीज़ है। देखिए इस वीडियो में कहने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है। पहली बात, इस वीडियो का यानी कि पूरे बैच का जो है जितना वीडियो है वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मैं उसको पढ़ाऊंगा ही नहीं, ठीक है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएंगे और अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन को मैं आपके लिए लेकर आऊँगा और वैसा ही क्वेश्चन सब आपको पढ़ाऊँगा। तो ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन को दिमाग में रखना है, कौन सा नहीं रखना है, किसको देखना है, किसको नहीं देखना है। जितना हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है। बोले थे ना हम कि पढ़ाएंगे वही जो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। जो एग्जाम में पूछेगा वही चीज़ हम पढ़ाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं हम। गुणनखंड विधि से इसका क्या निकालना है, मूल्य निकालना है, ठीक है। समीकरण हमारा है, देखिए समीकरण हमारा है 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 बराबर 0। इसका गुणनखंड विधि करके जो है मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि शून्यक निकालना है। तो देखिए सजा हुआ बहुपद है, तो इसका शुरू वाला पद जेना के तेना, अंतिम वाला पद जेना के तेना बराबर 0, ठीक है।
अब क्या करेंगे, दोनों में गुना कर लेंगे, 3 दूना हो जाएगा 6 और 6 में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो कितना हो जाएगा 6x², 6x²। ठीक है, इसको तोड़ेंगे 2 से, 2 तिहाई 6 यानी 2 गुने 3। ठीक है, और x² को तोड़ेंगे तो x गुने x। बीच में कितना लाना है, बीच में लाना है माइनस में 5x। तो देखिए इसको ऐसे करते हैं, 3 में x से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 3x, और फिर 2 में x से गुना कर देते तो 2x, आराम से बीच में आ जाएगा 5x। ठीक है, तो एक ग्रुप बनाएंगे 2x का, एक ग्रुप बनाएंगे 3x का। ठीक है, यानी कि 2x और फिर 3x का ग्रुप बनाएंगे तो आराम से बीच में जो है माइनस में 5x आ जाएगा। दोनों को करना पड़ेगा माइनस में। ठीक है, दोनों को माइनस में करेंगे तो आराम से बीच वाला पद जो है माइनस में 5x आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 2x फिर माइनस में 3x। ठीक है, आराम से बीच वाला पद आ रहा है। अब 4 पद हो गया हमारे सामने, तो 2 पद में से कॉमन लेंगे, इन दोनों पद में से अलग कॉमन लेंगे और इन दोनों पद में से अलग कॉमन लेंगे। कॉमन दोनों में क्या लेने वाला है, तो 2 से दोनों कटेगा 2, 2 कॉमन लेंगे, x यहाँ भी है x यहाँ भी है तो x कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट गया, x² में से x काट दिए तो बच गया एगो x, प्लस माइनस माइनस 2x से 2x कट गया तो बच गया 1, क्योंकि 2x से 2x कटेगा तो एक बार में कटेगा ना, तो 1 बच जाएगा। माइनस यहाँ दोनों में से कॉमन लेने वाला है 3। ठीक है, 3 कॉमन लेने वाला है, 3 कॉमन ले लिए, 3 से 3 कट गया तो बच गया x, माइनस प्लस माइनस 3 से 3 कट गया एक बार में, बराबर 0। देखिए दोनों घर बराबर है, यानी यहाँ तक जो हम बनाए हैं वो सब सही है। ठीक है, अभी दोनों घर के बदला लिखेंगे एक घर, x माइनस 1, 2 घर है ना तो उसके एक के घर में डाल देंगे हम, दोनों तो बराबरे हैं। अब बाहर वाला है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, इसको डाल देंगे एक घर में, तब यहाँ लिखेंगे बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये 0 जो है बराबर 0, ये दोनों घर के बराबर में 0 है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे यदि x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि इस घर के बराबर ये 0 है तो इस हिसाब से तो इस घर के बराबर भी 0 है, ये है ना, तो 2x माइनस 3 बराबर भी क्या है, 0 है। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे तो माइनस 1 को उस पर भेजना पड़ेगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो पहले माइनस 3 को भेजना पड़ेगा उस पार और फिर 2 को भी भेजना पड़ेगा उस पार। इधर पहले 2x रख लेते हैं, इधर माइनस 3 आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। अब 2 को भी भेज देते हैं तो 3 जना कहते हैं ना, 2 गुना में है तो बट्टा के नीचे आ गया। ठीक है, तो x का मान यहाँ निकल गया 3/2 और यहाँ x का मान निकल गया 1। देखिए ये द्विघातीय बहुपद है, सॉरी समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है, क्योंकि सबसे अधिक घात इसमें 2 है ना, तो इसका मूल जब निकालेंगे तो 2 गो निकलेगा। तो देखिए 2 गो निकला ना, एगो 1 निकल गया और एगो 3/2 निकल गया। क्लियर है, गुणनखंड विधि से कह रहा था तो हम गुणनखंड विधि का ही प्रयोग किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा अगला सवाल है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। tan A का मान दे रखा है 4/3, तो कोण A के अन्य जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है सब का मान जो है हमें डिफाइन करना है, यानी कि निकालना है। देखिए टोटल त्रिकोणमिति में 6 अनुपात यानी कि निष्पत्तियाँ होता है। ठीक है, पहला होता है साइन थीटा, ठीक है, दूसरा होता है कॉस थीटा, थीटा का जगह पर हम यहाँ 1 प्रयोग कर रहे हैं, तीसरा होता है सेक थीटा, ठीक है, फिर कॉसेक थीटा, टेन थीटा और फिर कॉट थीटा। ये 6 निष्पत्तियाँ होती है त्रिकोणमिति में, और हर एक निष्पत्तियाँ के साथ समकोण त्रिभुज के 3 भुजा में से 2 भुजा का संबंध है। जैसे साइन के साथ है समकोण त्रिभुज के लंब बट्टा कर्ण का संबंध, ठीक है। कॉस के साथ है आधार बट्टा कर्ण का संबंध, ठीक है। और सेक जो है इसी का उल्टा है, कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। कौशिक जो है साइन का उल्टा है, तो कर्ण बट्टा लंब है इसका संबंध, ठीक है। वहीं पे टेन का संबंध है लंब बट्टे आधार के साथ, और कॉट का संबंध है आधार बट्टे लंब के साथ। यानी कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, लंब, कर्ण और आधार। उन तीनों भुजा के मतलब तीनों भुजा में से 2 भुजा के साथ इन 6 निष्पत्तियाँ का संबंध है। क्लियर है, ये संबंध आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन का संबंध किसके साथ है, कॉस का संबंध किसके साथ, सेक का किसके साथ, टेन का किसके साथ, कॉसेक का, कॉट का। ये पूरे का संबंध जो है आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दे क्या रखा है, दे रखा है टेन ए का मान 4/3, यानी कि टेन का जो है मान दे रखा है 4/3, ठीक है। तो टेन के अलावा
अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन्य यानी 10 को छोड़कर बाकी जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है सब का मान हमें डिफाइन करना है। जैसे कि साइन का हो गया, कॉस का हो गया, सेक का, कॉसेक का और कॉट का, सब का मान हमें निकालना है। ठीक है, देखिए 10 का मान दिया हुआ है 4/3, लिखेंगे हल। ठीक है, लिखा है चूँकि 10a बराबर 4/3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब बताइए 10 का संबंध किसके साथ है? समकोण त्रिभुज के दो भुजा के साथ है, लंब बट्टे आधार के साथ है। तो यहाँ लिखेंगे लंब बट्टे आधार। क्या लिखेंगे? लंब बट्टे आधार 10 की जगह पर। ठीक है, क्योंकि 10 का संबंध होता है लंब और आधार के साथ, बराबर 4/3 दिया है, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लंब कितना हो गया? 4 हो गया और आधार कितना हो गया? 3 हो गया, क्योंकि 10 के बराबर होता है लंब बट्टे आधार और 10 के बराबर दिया है 4/3। इसका मतलब लंब ऊपर होता है और ऊपर दिया है 4, तो लंब का मान हो गया 4 और आधार नीचे होता है और नीचे दिया है 3, तो आधार का मान हो गया 3। तो इसमें से जो भुजा गायब है वो कौन सा भुजा है? समकोण त्रिभुज का। दो भुजा का तो मान दे रखा है, तीसरा भुजा गायब है, वो है कर्ण। तो कर्ण का मान पहले हम निकालेंगे, फिर इन सभी का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें से मान गायब है वो कर्ण का गायब है। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए कर्ण बराबर, समकोण त्रिभुज में जो भुजा कर्ण होता है, कर्ण के मान निकालने के लिए फार्मूला है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए लंब का मान जो दे रखा है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर जोड़ आधार का मान जो दे रखा है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 16 और 9 को ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 निकल जाएगा कर्ण का मान। सेंटीमीटर में नहीं दे रखा है, कर्ण का मान कितना निकल गया? 5। अब यहाँ पर तीनों भुजा हमें पता है, तो आसानी पूर्वक हम साइन, कॉस, सेक, कॉसेक और कॉट का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 के छोड़ के जितना निष्पत्तियाँ है सब का मान हमें निकालना है। तो लिखेंगे अब हमको निकालना क्या है भाई? तो साइन थीटा का मान निकालना है ना। फिर पुनः दे के कॉसेक का निकालना है, कॉसेक ए का मान निकालना है। फिर पुनः दे के, यानी कि सभी का निकालना है, 10 को छोड़कर सब का निकालना है। कॉस का निकालना है। ठीक है, पुनः कॉस ए का मान निकालना है, पुनः सेक ए का मान निकालना है। ठीक है, पुनः कॉट ए का मान निकालना है, कॉट ए का मान। ठीक है, इन पांचों का मान हमें डिफाइन करना है। ध्यान दीजिएगा, साइन का मान निकालने के लिए साइन का संबंध समकोण त्रिभुज के किन किन भुजाओं के साथ है? तो लंब बट्टा कर्ण के साथ है, तो यहाँ लिखेंगे लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, उसके बाद कौशिक का संबंध किसके साथ है? तो कर्ण बट्टा लंब के साथ, कर्ण बट्टा लंब के साथ है, यानी कि साइन का ही उल्टा होता है ये। ठीक है, यहाँ लंब ऊपर कर्ण नीचा, तो यहाँ कर्ण ऊपर लंब नीचा। कौश का संबंध है आधार बट्टे कर्ण के साथ, आधार बट्टे कर्ण के साथ। तो सेक का संबंध इसी का उल्टा कर्ण बट्टे आधार के साथ इसका संबंध है। ठीक है, कॉट का संबंध है आधार बट्टे लंब के साथ, आधार बट्टे लंब के साथ इसका संबंध है। ठीक है, चलिए अब बताइए लंब का मान कितना है? यहाँ लंब बट्टे कर्ण है, तो लंब का मान है यहाँ पर 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 बट्टे कर्ण का मान अभी निकाले हैं 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी कि साइन का आंसर हो जाएगा 4/5। कौशिक में कर्ण ऊपर है और लंब नीचे है, तो कर्ण का मान है हमारा 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। नीचे लंब है तो लंब का मान हमारा 4 है, तो 5/4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर कौश की बात करते हैं, कौश बराबर है आधार ऊपर कर्ण नीचा, तो आधार का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है, तो 3/5 जो है इसका आंसर हो जाएगा कौश का। फिर सेक की बात करते हैं, तो कर्ण ऊपर है आधार नीचे है, तो कर्ण का मान 5 है, आधार का मान 3 है, यानी कि 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कॉट की बात करते हैं, तो कॉट में आधार ऊपर लंब नीचे, तो आधार का मान 3 है, लंब का मान 4 है, तो यहाँ 3/4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और ये टॉपिक अगर आप समझ गए हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप इससे जुड़े जितने टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, इन सवाल से जुड़े हुए जितने भी सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, वो आप आसानी पूर्वक जो है इस तरह से हल कर सकते हो। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन हमारा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो
सिद्ध करके दिखाइए कि AB² बराबर 2AC² होता है। देखिए ABC नाम का एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C कोण जो है वो समकोण है, यानी कि C वाला कोण जो है समकोण है, बाकी ये त्रिभुज कोण है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि समद्विबाहु का अर्थ होता है जिसकी दो भुजा आपस में समान हो, ठीक है। और एक कोण इसका समकोण भी है जिसका नाम है C कोण, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज पाते हैं जिसमें दो भुजा समान होना चाहिए, जिसमें दो भुजा जो है ना समान होना चाहिए, दो भुजा की लंबाई जो है वो समान होनी चाहिए और एक कोण जो है उसमें समकोण होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम एक त्रिभुज पार लेते हैं ABC नाम का। इसमें दो भुजा बराबर है, यानी कि इसका भुजा ये और ये भुजा दोनों आपस में क्या है, समान है। और एक कोण इसका जो है वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। और 90 डिग्री का जो कोण है वो कौन कोण है, तो कोण C है, ठीक है। तो C को आपको वहाँ रखना होगा जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे हम C रख दिए। बाकी शेष दो कोण बचता है उसका नाम हम A और B रख देते हैं। दोनों में से किसी को भी नाम रख देंगे A और किसी एक को B, ठीक है। अब इसको पढ़ के देखेंगे तो त्रिभुज हो गया ABC जिसमें C कोण समकोण हो गया और दो भुजा भी समान हो गया। दो भुजा समान हो गया इसका मतलब ये समद्विबाहु हो गया, क्योंकि AC भुजा और AB भुजा दोनों इसका क्या हो गया, समान हो गया। सॉरी, AC भुजा और BC भुजा दोनों क्या हो गया इसका, आपस में समान। AC और BC दोनों भुजा आपस में समान है और कोण C जो है वो 90 डिग्री का है। क्लियर है। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, तब लिखेंगे चूंकि दिया है क्या दिया है भाई, तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, यानी कि समकोण है कोण C, तो कोण C बराबर 90 डिग्री, क्योंकि समकोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तथा दो भुजा इसका बराबर, क्योंकि समद्विबाहु है त्रिभुज तो दो भुजा भी इसका बराबर होगा, यानी कि भुजा AC बराबर होगा भुजा BC, AC बराबर होगा भुजा BC, ठीक है। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है, तो एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, क्योंकि ये ABC नाम का जो त्रिभुज है उसमें एक कोण समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें इस त्रिभुज पर भी जो है ना पाइथागोरस प्रमेय का जो है कथन लागू होगा। और वो कथन क्या है पाइथागोरस जी का, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। ये कथन है, ठीक है। देखिए इस सवाल में प्रूफ का क्या करना है, ये बात दिमाग में रखिएगा। प्रूफ हमको करना है कि AB² बराबर होगा 2AC² के, यानी कि AB² बराबर होगा 2AC² के। ये बात हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, क्योंकि ये त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज है, इसीलिए ये कथन इस पर भी लागू होगा। अब बताइए इस त्रिभुज में कर्ण वाला भुजा कौन है, तो कर्ण वाला भुजा AB है, तो हम यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर लंब वाला भुजा कौन है, तो AC है, लंब वाला भुजा कौन है, तो AC है, तो यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर जोड़ आधार वाला भुजा कौन है, क्योंकि यहाँ आधार का स्क्वायर लिखा है, तो आधार वाला भुजा नीचे होता है, तो नीचे है BC, तो BC का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए AB का स्क्वायर जेना के तेना बराबर AC के स्क्वायर जेना है वैसे ही रहने देंगे इसको हम, ठीक है। और जोड़ BC का जो स्क्वायर है इसके जगह पर हम BC स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसके जगह पर यानी कि BC स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे हम, AC का स्क्वायर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि BC और AC दोनों भुजा आपस में समान हैं, यानी BC और AC दोनों भुजा आपस में समान हैं, तो यहाँ है BC स्क्वायर, तो हम BC की जगह पर BC ना लिख के AC भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों भुजा आपस में क्या है, समान है, समान लंबाई का है दोनों, तो BC लिखे चाहे AC लिखे बात तो बराबर पड़ता है, तो हम BC को ना लिख के यहाँ AC का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमको दिखाना पड़ेगा, सवाल में ही दे रखा है कि भाई दो भुजा इसका बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है
दिया है, क्या दिया है, तो AC बराबर BC, AC बराबर BC, ये दोनों बात जो है, ये बात जो है किताब के अंदर दे रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका दो भुजा तो बराबर होबे करेगा, यानी AC बराबर BC हो जाएगा। ठीक है, तो BC की जगह पर क्या लिखेंगे हम, AC लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों भुजा आपस में समान है। क्लियर है? अब देखिए इधर का जो है AB स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहेगा। इधर में देखिए एगो AC स्क्वायर जोड़ एगो AC स्क्वायर, तो यहाँ हम दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2AC स्क्वायर, यानी 2 AC स्क्वायर हो गया। और यही चीज़ तो हमें प्रूफ करके दिखाना था कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये सिद्ध करके आप दिखाओ। तो यहाँ हम सिद्ध कर दिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ABC नाम का त्रिभुज है जिसमें कोण C जो है 90 डिग्री का दिया है, ये बात इसी में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका दो भुजा ऑटोमेटिक जो है समान हो जाएगा, तो AC बराबर BC, ये दोनों भुजा बराबर हैं। तो अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस जी का कथन जो है लागू होगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण का भुजा ये वाला है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है ना वो कर्ण होता है। तो AB का स्क्वायर बराबर लंब AC का स्क्वायर जोड़ आधार BC का स्क्वायर। तो यहाँ क्या किए हैं, AC का स्क्वायर लिखे हैं जना कहते ना, लेकिन BC के स्क्वायर को हम AC का स्क्वायर लिखे। क्यों? क्योंकि BC और AC भुजा दोनों बराबर है, ये बात यहाँ दे रखा है। इसीलिए AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर, और इस पार में जो है AB स्क्वायर जना कहते ना, और यही बात हमें प्रूफ करना था, यानी कि ये चीज़ हमें सिद्ध हो गया, हम सिद्ध कर दिए, यही हमारा है आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई भी 1% भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। 100% आपको जो है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित यानी कि हेड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये प्रायिकता से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बड़ा भी आई है, हर साल क्वेश्चन ये आता ही आता है एग्जाम में। देखिए 2 नंबर में नहीं आएगा तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में 1 नंबर में ये आएगा। ठीक है, तो 1 नंबर में आएगा तो किस तरह से बनाना है इसको, और 2 नंबर में आएगा तो किस तरह से बनाना है इसको, अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए सवाल है कि एक सिक्के को एक बार जब उछाला जाता है तो एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक सिक्का जो होता है, सिक्का उसमें 2 पहलू होता है, 2 पहलू यानी कि 2 साइड होता है। एक होता है हेड जिसको हम चित कहते हैं, और एक होता है टेल जिसको हम पट कहते हैं। ठीक है, तो एक सिक्का जो होता है इसमें 2 पहलू होता है, 2 पहलू, एक होता है हेड का और एक होता है टेल का। ठीक है, एक होता है टेल का। हेड को हम लोग चित भी कह सकते हैं, ठीक है, चित, और टेल को पट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एक सिक्के में टोटल 2 पहलू बनते हैं। अगर हम इसको एक बार उछालेंगे तो इन दोनों में से कोई एक ही चांस, मतलब कोई एक ही जो है आने की संभावना है। हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने संभावित परिणाम बनते हैं एक सिक्के के अंदर, तो 2 बनते हैं। तो प्रायिकता में प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला है कि NE/NS, यानी कि अगर कोई घटना E के अनुकूल घटित हो रहा है तो इसके प्रायिकता को हम PE से सूचित करेंगे। ठीक है, और कुल संभावित परिणामों को हम NS से करेंगे सूचित। ठीक है, यानी कि उस प्रयोग में जितनी घटनाएं हैं उस घटनाओं को हम NS से करेंगे सूचित। एक सिक्के के उछाल में टोटल संभावित 2 परिणाम बनते हैं, मैंने टोटल 2 संभावना बनता है, एक चित आने की और एक पट आने की, तो उसको हम NS कह देंगे। यानी कि NS जो होगा, NS होता है कुल संभव परिणामों की संख्या। तो एक सिक्के के उछाल में कुल कितने संभावित परिणाम बनते हैं, तो 2, यानी कितने संभावना है, तो हेड और टेल आने की संभावना है, यानी कि 2 परिणाम बनेंगे। तो इसीलिए इसमें जो NS का मान हो जाएगा वो 2 होगा, क्योंकि NS जो होता है वो होता है कुल संभव परिणामों की संख्या। और NE क्या होता है, तो देखिए अगर कोई घटना E के अनुकूल घटित हो रहा है, जैसे यहाँ पर सवाल है कि चित आने की प्रायिकता क्या है, निकालिए। तो मान लीजिए कि इसकी प्रायिकता E है, तो E के अनुकूल जो परिणाम हो जाएंगे वो होंगे, जैसे कि हेड आने की पूछ रहा है, यानी कि चित आने की पूछ रहा है, तो चित कितने होते हैं एक सिक्के में, एक सिक्के में चित कितने होते हैं, तो एक ही चित होता है और एक ही पट होता है। तो सवाल चित आने की पूछे या फिर पट आने की पूछे एक सिक्का में, तो एक ही चित होता है और एक पट होता है। तो एक पूछेगा तो इसी प्रायिकता को हम, माने इसके प्रायिकता को हम PE से करेंगे सूचित, और चित आने की प्रायिकता E है, तो E के अनुकूल परिणाम कितने बन जाएंगे, 1 बनेंगे, यानी NE का मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसके आने की बात चल रही है वो 1 है, उसकी संख्या 1 है।
चित आने की बात चल रही है एक सिक्का के उछाल में, तो एक सिक्का में एक ही चित होता है ना, तो एक है, तो NE का मान हो जाएगा 1 और टोटल परिणाम इसमें 2 है, क्योंकि एक सिक्का में 2 में से कोई एक आ सकता है ना, हेड या फिर टेल, तो कुल संभावित परिणाम इसमें 2 बनते हैं, इसीलिए NS का मान जो होगा इसमें 2 होगा और NE का मान जो होगा इसमें 1 होगा। तो इसकी प्रायिकता को हम क्या लिखेंगे, PE बराबर NE बट्टा NS, यानी कि NE का मान जो होगा वो होगा 1 और बट्टा NS का मान जो होगा वो होगा 2, यानी कि इसका आंसर जो है वो 1/2 होगा। देखिए एक सिक्का वाला सवाल पूछेगा कि एक सिक्के के उछाल में हेड आने की प्रायिकता या फिर टेल आने की प्रायिकता या फिर चित आने की प्रायिकता या पट आने की प्रायिकता, ऐसा पूछता है एक सिक्का में, तो उसका आंसर जो है हमेशा 1/2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पूछ रहा है चित आने की प्रायिकता, तो जिसके आने की प्रायिकता पूछ रहा है, देखिए उसकी संख्या क्या गो है, तो चित आने की प्रायिकता पूछ रही है तो उसकी संख्या 1 गो है, तो वो ऊपर हो जाएगा। और टोटल संभावित परिणाम कितने बनेंगे सिक्के में, एक सिक्के में कितने परिणाम बनते हैं टोटल, तो टोटल 2 बनता है, तो 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है, बोले तो टेल आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो टेल भी इसमें कितने हैं, 1 है, तो टोटल परिणाम आ जाएंगे नीचे, जो कि 2 होता है एक सिक्का में, और टेल आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो उसकी संख्या 1 है, तो 1/2, यानी कि एक सिक्का में हेड आने की प्रायिकता पूछे या फिर टेल आने की प्रायिकता पूछे तो वो 1/2 ही होगा। एक नंबर के लिए ये है तरीका, आपको इतना डिटेलिंग नहीं करना है, सीधे पूछ रहा है कि एक सिक्का है तो 2 परिणाम बनेंगे, तो बट्टा के नीचे 2 आंसर में। अब हेड पूछ रहा है तो 1 ऊपर, टेल पूछेगा तो भी 1 ऊपर। ठीक है, वहीं 2 सिक्का वाला पूछेगा तो उसका आधार चेंज होगा, क्योंकि 2 सिक्का में टोटल 4 परिणाम होते हैं, टोटल 4 परिणाम होते हैं। तो इस सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पूछ रहा है, किसके आने की प्रायिकता पूछ रहा है। अगर 2 सिक्के की उछाल पूछेगा तो इसमें टोटल परिणाम 4 होंगे, तो फिर बट्टा के नीचे आ जाएगा 4। ठीक है, अब ऊपर क्या आएगा ये सवाल पे डिपेंड करता है कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे 2 सिक्का वाला क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अभी हम पढ़ रहे हैं एक सिक्का वाला क्वेश्चन। सवाल है कि जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित यानी कि हेड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हाल ही, अगर ये 2 नंबर में आता है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, 1 नंबर में आएगा तो इसका आंसर 1/2 ही है, 2 नंबर में भी आंसर यही आएगा, लेकिन बनाएंगे कैसे डिटेल से पूरे हम देखिए। यहाँ लिखेंगे चूंकि कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या जो होगा, परिणामों की संख्या उसको हम क्या बोलते हैं, तो कुल संभावित परिणामों की संख्या को हम सूचित करते हैं NS से, यानी NS का मान इसमें कितना होगा एक सिक्का में, तो एक सिक्का में कुल कितने संभावित परिणाम बनते हैं, तो 2, तो NS का मान हो जाएगा 2। ठीक है, और बात हो रही है यहाँ कि चित आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ लिखेंगे माना कि चित आने की प्रायिकता, बोले तो हेड आने की प्रायिकता निकालना है हमको। तो मान लेते हैं इसकी प्रायिकता जो है वो E है। ठीक है, E है, तो E के अनुकूल परिणामों की संख्या, E के अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, मान लेते हैं कि चित आने की प्रायिकता E है, तो E के अनुकूल परिणामों की संख्या, E के अनुकूल परिणामों की संख्या जो होगी उसको हम NE से करेंगे सूचित। किस चीज़ से करेंगे, NE से। एक तो होता है कुल परिणाम, तो कुल संभावित परिणाम सिक्का में 2 बनता है एक सिक्का में, लेकिन चित आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो भाई चित क्या गो है 2 में से, तो 2 में से चित 1 क्या गो होता है, तो NE से उसको करेंगे सूचित, तो 1 हो जाएगा। चित आने की प्रायिकता E है, तो E के अनुकूल परिणामों कितने हो जाएंगे, परिणामों की संख्या NE बराबर 1। ठीक है, इसीलिए PE बराबर, यानी कि हमको प्रायिकता निकालना है ना, तो प्रायिकता को P से प्रोबेबिलिटी यानी P सूचित करते हैं, और E है, E माने है प्रायिकता, तो PE बराबर सूत्र होगा NE बट्टा NS, NE बट्टा NS। ठीक है, NE का मान है 1 बट्टा NS का मान है 2, तो 1/2 है इसका आंसर। क्लियर है, कुल संभावित परिणाम बट्टा के नीचे आएगा और जिसके आने की बात चल रही है वो बट्टा के ऊपर जाएगा, उसकी संख्या क्या वो है ये हमको देखना है। पहले तो उसमें कितने संभावित परिणाम बनते हैं वो लिखना है, वो बट्टा के नीचे आ जाएगा, और जिसके आने की बात कह रही है उसकी संख्या उसमें से कितनी है वो बट्टा के ऊपर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक पासा होता है, पासा बोले तो छकरी। ठीक है, लूडो में देखते होइएगा आप लोग, छकरी जो होता है उसको हम मैथ की भाषा में पासा बोलते हैं। उस पासा में कुल कितने संभावित परिणाम होते हैं, तो जब आप पासा को ऐसे चलिएगा तो उसमें 6 बूंद का होता है, यानी कि ऐसा लिखा रहता है, 1 बूंदा रहता है, फिर 2 रहता है, फिर
3 रहता है इस तरह से, फिर 4 रहता है, ठीक है, इस तरह का, फिर 5 रहता है, ठीक है, और फिर एक जो होता है वो 6 होता है, 6, ठीक है। तो एक पासा में कुल कितने परिणाम बनेंगे? तो जब आप एक पासा को चलिएगा तो या तो 1 बूंदा वाला ऊपर आएगा, या फिर 2 बूंदा वाला ऊपर आएगा, या फिर 3 बूंदा वाला ऊपर आएगा, या फिर 4 वाला ऊपर आएगा, या फिर 5 वाला आएगा, या फिर 6 वाला आएगा। यानी टोटल इसमें 6 परिणाम बनते हैं। जब एक पासा को चलिएगा तो उसमें से कोई भी एक परिणाम आ सकता है 6 में से, ठीक है। तो एक पासा में कितने परिणाम बनेंगे? 6 परिणाम। तो पासा वाला क्वेश्चन अगर आता है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, पासा वाला भी कई मरतबा एग्जाम में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, वो अगले वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। तो अगर पासा के बारे में पूछता है कि एक पासा को एक बार चला जाता है तो 5 आने की प्रायिकता क्या है, 4 आने की प्रायिकता क्या है, तो एक पासा में टोटल कितने परिणाम होते हैं? तो 6 परिणाम होते हैं। एक पासा में 6 परिणाम। कभी कभी देखते हुए चलते हैं तो कभी 1 आ जाता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है, कभी 5 आता है, कभी 6 आता है। और ज़्यादातर जो है इस खेल में, पासा वाले खेल में, लूडो में 6 आने के लिए जो है लोग बेकरार रहता है कि हमारा 6 आए, है ना। तो एक पासा में जो टोटल परिणाम बनते हैं वो 6 होते हैं। तो जब भी एक पासा वाला सवाल पूछेगा तो इसमें टोटल परिणाम 6 आता है, तो वो बटा के नीचे आएगा। अगर मान लीजिए 5 आने की प्रायिकता आपसे पूछ रही है तो 5 इसमें क्या गो है बताइए? 6 गो परिणाम जो है ना, जिसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो इन 6 परिणाम में से 5 गो, माने 5 लिखा हुआ क्या गो पर है, तो एक ही परिणाम ऐसा है जिसमें 5 आने की संभावना है, तो वो 1 आएगा। तो 1 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 5 आने की प्रायिकता पूछेगा तो 1/6, 3 आने की प्रायिकता पूछेगा तो 3 ऊपर रहेगा और 6 नीचे आएगा, काट देंगे तो 1/2। क्लियर है? चलिए, तो इस सभी क्वेश्चन पे प्रायिकता को हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, केवल प्रायिकता वाला ही वीडियो बनाएंगे। इसमें प्रायिकता के बारे में डिटेल से समझाएंगे, क्योंकि प्रायिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जाम में हर साल जो है बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। ऑब्जेक्टिव तो आप सीधे देख कर ही मार दीजिएगा, बिना कॉपी कलम छुए आप इसका ऑब्जेक्टिव जो है बना लीजिएगा, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए डिटेलिंग जो है इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए, आज का वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसके लिए यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।